क्लियर बात। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, मतलब हो सकता है तो आपको इंटेक्स क्वेश्चन भी लगाते चलना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है पॉलीमर के लिए अगर हम बात करें तो ये बात तो तय है कि कंडेंसेशन वालों का एडिशन वालों से ज्यादा होता है, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर है। तो कंडेंसेशन वाला जो मामला है वो एडिशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम इस आधार पर बात करें तो इन तीनों में से कौन है बेटा जो कंडेंसेशन पॉलीमर है? नाइलॉन 6,6 जो है वो क्या है, कंडेंसेशन है। ब्यूना एस कंडेंसेशन है या पॉलीथीन कंडेंसेशन है? जवाब है कोई नहीं है। अरे बोलो ना भैया, तीनों के तीनों कौन से वाले हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन वाले हैं। अब सर लड़ाई किस पर आके टिक गई है? एडिशन पर। तो अगर तीनों एडिशन है तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि नाइलॉन 6,6 में पेप्टाइड लिंकेज है या नहीं है। अरे बोलो भैया, अब ये बताओ हमको, नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन है या नहीं है? है। वाटर निकला है सर, आप फटाक से बात मान गए कि नहीं है। क्या वाटर निकल रहा है? NH2 और COOH का OH ले रहे थे, NH2 का H ले रहे थे। इसलिए सबसे पहले, यानी क्योंकि इसने इंक्रीजिंग बोला है, तो हम यहां क्या रख देंगे? नाइलॉन 6,6। मोनोमर बोलो, इसका मोनोमर बोलो। 6 कार्बन का एसिड चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक यानी एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का डाई एमाइन हेक्सामेथाइलिन डाई एमाइन। तो सबसे पहले नाइलॉन 6,6 आ गया। अब बेटा पॉलीथीन और ब्यूना एस, ब्यूना एस अगर आपको याद हो तो ब्यूटा 1,3 डाईइन और एस मतलब होता है क्या? स्टाइरिन। क्या ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है? और उसके बाद है पॉलीथीन। अब एडिशन में कहा जाता है कि अगर सेम मोनोमर है यानी कि होमोपॉलीमर है तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो इसलिए आंसर में क्या जाएगा? जो गड़बड़ होने का पूरा चांस है। अब कौन आएगा? पॉलीथीन। और लास्ट में कौन आता है? ब्यूना एस। उतार लीजिए इसको, बहुत बढ़िया सवाल है, जिस साल आ जाएगा हालत खराब करके रख देगा। बेटा दोनों एडिशन है ना, तो याद रखना है एडिशन वाले में भी हमको ध्यान रखना है कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या हुआ बताओ, पूछ लो। सेम मॉलिक्यूल मतलब मेरा कहने का मतलब है पॉलीथीन है ना, तो एथीन और एथीन मॉलिक्यूल के बीच में, बट ब्यूना एस जो है तो एडिशन ही है। ब्यूना एस का मतलब ब्यूटा 1,3 डाईइन और स्टाइरिन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट हो गया तो जब एडिशन होता है तो उतना प्रॉपर एडिशन नहीं है इनके रिस्पेक्ट, वो कंडेंसेशन है। भैया मालिक समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? गलत तो तुम लोग कहीं से भी कर सकते, इसमें तो काबिल आदमी है। क्यों करा रहे हैं अब ये समझ में आ गया होगा। जब यहां 1 मिनट लग रहा है तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। बोलो, अगर सब पढ़ाने के बाद वहां आ जाता तो विकेट गिर जाता। इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और है, क्या हम लोगों ने कंडेंसेशन में पढ़ भी रखा है कि जब लिंकेज होते हैं तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर भी रहता है, तो इसका मतलब सीधा सा मामला है कि वो ज्यादा ही स्टेबल रहेंगे। अरे बैकेलाइट एक्लाइट नहीं देख रहे थे? एक बार साला बन गया तो फिर देखो टूटने वाला नहीं है किसी तरीके से। चले हटाएं। अगली कहानी है सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। पूरी कहानी लिखी है। कहा जा रहा है कि जब किसी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी सबको उठा के जोड़ के एवरेज निकाल लेते हैं, बस वही कहानी है। पॉलीमर प्रॉपर्टीज आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर मॉलिक्यूलर मास। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, साइज होगा और उसका स्ट्रक्चर का टाइप होगा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर वो फॉर्म कर रहा है। द ग्रोथ ऑफ पॉलीमर
chain during their synthesis is dependent upon the availability of monomers in the reaction mixture। बिल्कुल सही बात है, जो पॉलीमर बनेगा वो इस बात पर पूर्णतया निर्भर करेगा कि जो हमारी चेन बन रही है वहां पर वो चेन किस टाइप की है, वो मोनोमर के टाइप बताएंगे कि उनकी अवेलेबिलिटी क्या है वहां पर, कंडेंसेशन है कि एडिशन है। आगे, thus the polymer sample contains chains of varying length and hence its molecular mass is always expressed as an एवरेज मॉलिकुलर मास, क्योंकि लेंथ जो होगी वो सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। कौन कितना ऐड होगा ये डिपेंडेंसी पॉलीमर के मोनोमर पर डिपेंड कर रही है। द मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। ये मेथड आपके कोर्स में नहीं है, बस पूछा जाए तो बता पाओगे कि हाँ एवरेज मॉलिकुलर मास लेते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनके, इतनी बात याद रखनी। और अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को जब निकालना होता था तो इधर देखो, क्या हम लोगों ने एथीन से पॉलीथीन निकाला, तो जब हम पॉलीथीन का मॉलिकुलर मास लिखते थे, इधर देखो भैया, होल एन है तो क्या 12 दूनी 24 और 4 28 28 एन लिख देते थे या नहीं लिख देते थे? तो हम यहां पर तो मान के चल रहे हैं ना, अब एन क्या है ये अलग अलग कहानी। तो एन बदलेगा तो मॉलिकुलर मास भी क्या होगा, बदल जाएगा, तो चेन बदलेगी तो वेरी करेगा, सीधी सी बात है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है अगला वाला, हटाएं। अगला है सर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब सर धुआंधार पॉलीमर तो अपन लोगों ने बना लिया, घंटी नहीं बजी है ना कि बज गई है? ए जाओ जरा पूछो कि तो रिकॉर्ड कर रही हो नहीं, जल्दी जाओ फटाक से, दौड़ के आना, वहीं रुक ना जाना। पढ़ो एक बार बायोडिग्रेडेबल, वो पैराग्राफ पूरा पढ़ लो बस, इतना लिखा है। अच्छा, दीपावली की छुट्टियां होंगी, उसमें आपका जितना बैकलॉग है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दूंगा, बोलो सर। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का शुरुआती पोर्शन पूरा पढ़ा दूंगा, बोलो सर। जैसे केमिकल मोल कंसेप्ट में लॉज हैं, वो सारे लॉज पढ़ा दूंगा एक टर्न पे, बोलो भैया। वो सब हम निपटाते चलेंगे, मतलब तुम्हारा कुछ भी रहेगा नहीं। बट क्या होगा, हमारे पास टाइम होगा तो हम एक ही बार में पूरा निपटा देंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन है तो वो 2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा और बढ़िया सवाल अवाल करा के खत्म कराएंगे, मजा आएगा तुमको। गांव में बैठ देखना, लड़कों के साथ बैठ के आराम से पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे देखोगे, हो रहा है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? वो पॉलीमर जो हमने बनाया और बनाने के बाद समस्या ये आई कि जब हमने उसको यूज कर लिया तो वो वेस्ट के रूप में पड़ा हुआ है सर। अब वेस्ट के रूप में पड़ा है तो अगर वो डिकम्पोज हो गया तो इसका मतलब ठीक, और वरना कूड़ा इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छे पॉलीमर कैसे होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। जैसे सरकार ने क्या कर दिया है, अब अगर आप देखेंगे तो पहले आप जब कुछ भी लेते थे तो वो जो सिपर आता था वो प्लास्टिक का यूज करते थे, अब कागज का यूज कर रहे हैं। वैसे ही सर जो ग्लास है वो दफ्ती वाले या केले के पत्ते के, बोलो सर, इनसे बनाया जा रहा है। उसका रीजन क्या है कि कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। और जो प्लास्टिक है उसमें सरकार ने एक नियम बना दिया कि इतने माइक्रोन के ऊपर होना चाहिए। उसका रीजन क्या है सर, जब माइक्रोन अच्छा होगा तो जो पॉलीमर बनेगा उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते पॉलीथीन को, लेकिन हम उसको रीयूज भी कर पाए। ये काली, लाल और नीली पॉलीथीन जो है ये बहुत बेकार टाइप की है, यानी इसको दोबारा रीयूज करने की सिचुएशन में ये नहीं रहती। इसलिए सरकार ने कहा कि अगर प्लास्टिक यूज भी करोगे तो उसका माइक्रोन क्या है, फिक्स हो गया है सर। क्लियर है मामला? तो अब हम अगर बात करें तो कुछ पॉलीमर ऐसे हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है, 2 अपने कोर्स में, दोनों याद रखने। ये क्या करेंगे, ये थोड़ी देर बाद डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, यानी जब ये मिट्टी के साथ जाएंगे तो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होके खत्म हो जाएंगे। तो बोला गया द लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन process and are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste material। यही कूड़ा करकट बन जाएगा। आगे आकर these solid waste cause acute environmental problems and remains undegraded
फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, पन्नी जमीन के अंदर गाड़ दिए तो 50 साल तक वैसे ही पड़ी हुई है। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होते। इसका मतलब ये जैसे है वैसे ही पड़े रहते, तो ये एक समस्या है। अ व्यू ऑफ द जनरल अवेयरनेस and concern for the problem created by the polymeric solid waste, certain new biodegradable synthetic polymer have been designed and developed. These polymer contains functional group similar to the functional group present in biopolymer. Underline करिए। लिखा है दिस पॉलीमर कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप सिमिलर टू द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स जो है उनके जैसे ही है, तो उनके साथ आसानी से मिक्स हो जाएंगे। आइए सर, अब एक बात बताइए, क्या पॉलिस्टर, ईस्टर ग्रुप, क्या एमाइड, पेप्टाइड लिंक, ये सब हमारे अंदर है, ये पूरा बायोसिस्टम में मौजूद है सर। तो इसका मतलब है हम ज्यादातर प्रयास करेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर दें, या तो पॉलिस्टर बना दें या पॉली एमाइड का फॉर्मेशन करें। आइए, पहला है एलिफेटिक पॉलिस्टर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अंडरलाइन कर लीजिए, एलिफेटिक पॉलीमर। ठीक बात, पहला अपने कोर्स में है सर PHBV, इसे सिर्फ अंडरलाइन करो और इसका फुल फॉर्म याद करने का प्रयास करो। PHBV में दो पार्ट में बटा हुआ है, PH अलग है और BV अलग है, और इनको ऐड करके बन रहा है मामला। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से नाम आराम से याद हो जाएगा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इसका पूरा नाम है। ये एक पॉलीमर है जिसको बोल रहे हैं, ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की कैटेगरी में आता है। बोलिए सर, नाम फटाक से याद करके बताइए हमको जल्दी से। मंतर नहीं मारना है, मंतर मन में मारना है, जब पूछे तो नाम बताना है। PHBV फुल फॉर्म बोलो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी क्या, ब्यूटाइरेट। उसके आगे आइए फिर को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। क्या दोनों में बीटा हाइड्रोक्सी कॉमन है? पॉली का मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट कॉल्ड PHBV। मोनोमर क्या क्या है सर इसके, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इनको अगर हम मिक्स करेंगे यानी ये हमारे क्या हुए, मोनोमर हुए। ये अगर मिक्स होंगे तो ये हमें बनाकर क्या देंगे, PHBV। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे मोनोमर है और ये हमारा पॉलीमर है। थोड़ी सी बुद्धि लगाना अगर, तो एक बात बताना, क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है, तो यहां पर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और COH। ये तो तय बात है कि जब भी OH और COH होता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप निकल के बाहर आता है, बोलिए ईस्टर। क्या चीज है जो बाहर निकल जाती है, वाटर। यानी कि ये कौन से प्रोसेस से बनेगा, बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब यहां पर आपको जो फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है वो कौन सा वाला आ रहा है, ईस्टर। अब क्योंकि ये बहुत सारे होंगे तो इसको पॉलिस्टर की तरीके बोलते हैं। तो PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसके मोनोमर क्या है सर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। ऐसे याद रखना है कि एक में 4 कार्बन का एसिड है, एक में 5 का है, तो 3 हाइड्रोक्सी दोनों में कॉमन है। ठीक बात। आगे बोला गया इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन का मतलब 2 डिफरेंट पॉलीमर हम वो मोनोमर ले रहे हैं, एक तरीके का नहीं ले रहे, इसका मतलब कोपॉलीमर है ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। PHBV is used in especially packaging
orthopedic devices and is controlled release of drugs. PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. यानी कि जब डालोगे तो अपने आप ही ये होगा, कुछ समय के बाद ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक बात, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इधर देखिए, अब इसका जो मामला बनाया गया है वो कैसे बनाया गया है, इधर देखिए सर, क्या ये दिख रहा है आपको, CH3CH। एक बात बिल्कुल क्लियर कट मान के चलेंगे तो आराम से निकाल ले जाएंगे, क्या है, OH क्या देगा, H, COOH क्या देगा, OH, OH क्या देगा, H, COOH क्या देगा, OH। ये चार गोले गायब करोगे तभी आपस में जुड़ेगा। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो जो एल्किल चेन बचती है उसको हम ऐसे नीचे बना लेंगे ब्रांच के रूप में। तो जब हम लिखेंगे तो जरा देखिएगा यहां से, क्या मैं ये जो O है ये किसी के साथ ऐड हो रहा होगा, COOH के साथ, जिस कार्बन से ये जुड़ा है क्या उसके पास एक CH3 रहेगा सर, H होगा, CH2 होगा, और इसका COOH क्या अपना OH किसी अल्कोहलिक पार्ट को OH को दे चुका होगा, यानी उससे वाटर निकला होगा। अब सर जब ये जुड़ेगा तो सुनिएगा ये किसके साथ ऐड होगा, अल्कोहल के साथ। अरे भैया COOH अपना OH कब देता है, जब वो किसके साथ कनेक्ट करता है, OH ग्रुप के साथ। तो इसका OH और OH ग्रुप वाले का क्या लेना है, H। तो जब आप इनका H पकड़ेंगे, सुनिए, तो यहां से मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन आया, साथ में CH आया, जो एल्किल चेन है उसको नीचे लिख दो, CH2CH3, सिंगल बॉन्ड CH2। क्या इसका एसिड ग्रुप किसी के साथ आगे OH देकर अपना बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का तरीका है, होल ऑफ N, यही चीज N बार बन रही होगी। क्लियर है मामला, अपने आप से बनाओ, अपने आप से जल्दी से। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक बात सुन लीजिएगा, यहां जो बना है हमने उसी को बनाया, आप इसका रिवर्स भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर में पूछेगा व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ PHBV, हालत खराब हो जाएगी, पता होना चाहिए कि लिंकेज कैसे होता है। मोनोमर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, कोपॉलीमराइजेशन का। कोपॉलीमराइजेशन का। जल्दी से अपने आप बनाइए सर, ये आपका PHBV है। अच्छा, ईस्टर ग्रुप मौजूद है, इसलिए बार बार टर्म क्या यूज किया जा रहा है, 8। बात समझ में आ रही है भाई, जब पॉलीमर बन गया तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला आ गया, ईस्टर वाला। तो इसलिए PHBV का नाम क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन का मामला है तो ब्यूटाइरेट बोले, फिर जुड़े हैं तो को बीटा हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन के लिए कॉमन नेमिंग में वेलरिक एसिड बोला जाता था, तो इसलिए यहां क्या बोला गया है, वेलरेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अरे 4 कार्बन को जब हम लोग एसिड में लेते थे तो क्या हम लोग ब्यूटायर के तरीके लेते थे, और 5 को वेलर की तरीके लेते थे, वही टर्म यहां यूज कर लिया गया, इसमें क्या दिक्कत है। चले भैया आओ, इधर देखो, बताना शुरू करो। पहला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पहला वाला हम लोगों ने पढ़ा PHBV, फुल फॉर्म बोलो, पॉली
बीटा हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन का ब्यूटाइरेट, जुड़ रहे तो को, बीटा हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन का वेलेरेट। क्लियर है मामला। इनके मोनोमर क्या है? 3 हाइड्रोक्सी दोनों में है, 4 कार्बन का एसिड यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन का एसिड यानी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। दोनों लोग आपस में जुड़कर पॉलीमर बना रहे हैं, यानी कि कोपॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। बोलिए सर, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहां पर आकर बन जाता है? ईस्टर। इतनी बात याद रखनी। अगला है सर इसका छोटा भाई, नाइलोन 2, नाइलोन 6, नाइलोन 2, नाइलोन 6। It is a alternating polyamide copolymer। अंडरलाइन कर लीजिए, यहां कौन से फंक्शनल ग्रुप के दर्शन होने वाले हैं? पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड का मतलब हमको पता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH नजर आएगा। बोलो भैया, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH हमको जुड़ा हुआ नजर आएगा। अब सर इनके मोनोमर पकड़िए, कौन कौन इनके मोनोमर हैं? मोनोमर पकड़ो सर। पहला है ग्लाइसिन, अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे छोटा एमिनो एसिड, ऊपर लिखिए स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बाकी मैंने आपको पढ़ाया है, एमिनो एसिड का मतलब होता है कार्बन के पास NH2BO और C डबल OH तो है यहां पर। तो एक मोनोमर है ग्लाइसिन और दूसरा है एमिनो कैप्रोइक एसिड, यानी NH2CH2 का होल 5 C डबल OH। ये दोनों इसके मोनोमर हैं सर। ठीक बात। दोनों को उठा लाइए मैदान में, तो लिखा जाएगा तो NH2 CH2 C डबल OH ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड NH2 CH2 का होल 5 C डबल OH एमिनो कैप्रोइक एसिड। मोनोमर है इनके, आपस में मिलेंगे सर। अपने को पता है एसिड और एमाइन ग्रुप आपस में जुड़ते हैं तो वाटर निकालते हैं, और C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड हमको मिलता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि पॉलीमर का टाइप क्या होगा, कैसा दिखेगा, तो देखिएगा सर, क्या मेरे को दिखने में जो NH2 है ये अपना H देगा बलिदान के रूप में, सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल OH अपना OH देगा, NH2 अपना एक H देगा, तो सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड O, ये भी जहां रहेंगे बलिदान किसका देंगे? OH का। तो यहां अंडरलाइन कर लीजिए, NH2 से H लेना है और C डबल OH से OH। डंडी बाहर खींच दीजिए, होल ऑफ N। ये बनता है नाइलोन। क्या मतलब होता है? 2-4 घंटे का। बंद कर देना चाहिए है? डिकोड नहीं कर पा रहे हो? हम भी नहीं कर पा रहे हैं। नाइलोन 2, नाइलोन 6। जाओ बेटे देख के आओ, पता करो। नाम याद रखना है सर, एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन।
अब अच्छा मुझे ये बता दो, तुमने अभी तक में जो पढ़े हैं बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर में दो पढ़े, एक पढ़ा पीएचबीवी, एक पढ़ा नाइलोन 2 नाइलोन 6। समझना सर, क्या ये बताओ जो पीएचबीवी है इसमें ईस्टर ग्रुप है, यानी ये क्या है पॉलिस्टर। यहां आते हैं, क्या ये पॉली एमाइड ग्रुप अपने पास रखता है? बोलो बेटा, मोनोमर बोलो नाइलोन 2 नाइलोन 6 के। बोलो, पहला कौन सा है ग्लाइसिन, और दूसरा एमिनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन का फॉर्मूला बोलो, एक CH2 पर COOH और NH2 जुड़ा हुआ है। एमिनो कैप्रोइक एसिड का मतलब बोलो NH2 CH2 का होल 5 COOH होगा। आपस में मिलेंगे तो बनाएंगे नाइलोन 2 नाइलोन 6, और ये कैसा पॉलीमर होगा? बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। एक एक लाइन पढ़नी है सर, कोई भी चीज फालतू नहीं लिखी है। और ये जो लिखे थे कैन यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कोपॉलीमर, लिख दिया है अपन लोगों ने। तरीका इसलिए बता रहे हैं कि कल को आप कभी भूल जाओ तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ सर, एसिड और अल्कोहल अगर है तो इसका मतलब एसिड का OH और अल्कोहल का H निकलेगा बाहर, और जहां किनारे रहेंगे तो वहां डंडियां बन जाएंगी, ये दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। कभी एसिड और एमाइन सामने पड़े तो समझ जाना एसिड का OH और एमाइन का H लेना है। तो कौन सी लिंकेज आएगी? एमाइड लिंकेज। तो कई सारी होंगी तो पॉलीएमाइड बोल देंगे। ईस्टर ग्रुप कई सारे आएंगे तो पॉलीस्टर बोलने लगेंगे। अब इन्होंने बोला कि हमने एक टेबल दी है जिसमें हमने पॉलीमर्स के कॉमर्शियल यूज बताए हैं कि जो आपने बनाया है इनका क्या क्या योगदान है कुछ चीजों को बनाने में। बिसाइड्स द पॉलीमर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, सम अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स along with their structure and uses are given below in table 15.1। क्या है टेबल? इस टेबल में कुछ आपने पहले से पढ़े, कुछ नहीं पढ़े हैं, वो याद रखने हैं। पेपर में ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है, यहां से ही वो कई बार सवाल बना चुका है। वो जानता है कि आप आखिरी पन्ने तक नहीं पहुंचते। अभी हम टिक करेंगे कि और एक बात सुनिए, इसमें सवाल जरूरी नहीं है कि केवल मोनोमर और स्ट्रक्चर पर आएगा, सवाल यूजेस पर धुआंधार आते हैं सर। क्लियर है बात? पहला सर पॉलीप्रोपीन, तो अपन लोग चालाक है, पॉली मतलब कई सारे, क्या जुड़े होंगे? प्रोपीन, तो इसका मतलब मोनोमर क्या हो गया? प्रोपीन। अगर मोनोमर प्रोपीन है तो जरा छोटा सा बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या हमको ये पता है कि ये मेथिल लटक जाएगा और ये डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड टूटकर दोनों हाथ फैला देगा, तो क्या ये बनेगा CH2? बोलो, इन्होंने उल्टा बनाया है। CH2 एक वैलेंसी खाली कर दी, CH उसकी खोपड़ी पर CH3 लगा दिया और उसकी वैलेंसी खाली, n बार रिपीट हुआ है। अब सर क्या बनाने के काम आता है? मैन्युफैक्चर्स ऑफ रोप, टॉय, पाइप, फाइबर। भाई एथिन लेते तो पॉलीथीन बनता, प्रोपीन लिए हो तो पॉलीप्रोपीन बन गया। अगला सर पॉलीस्टाइरीन, क्या हमको पता है इसका मोनोमर कौन है? स्टाइरीन। स्टाइरीन हम सबको पता होता है कि बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। क्या यहां भी वही कहानी होगी? डबल बॉन्ड हटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, वैलेंसी दोनों तरफ खुल जाएंगी, पीएच जो होगा वो एज आ ब्रांच के रूप में लटका रहेगा। तो इन्होंने लिखा यहां से CH2 सिंगल बॉन्ड CH। इतना पोर्शन समझ में आ रहा है आपको? इनकी वैलेंसीज को ओपन कर दिया, C6H5 को लगा दिया, होल N। किसमें काम आता है?
इंसुलेटर की तरीके, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट। इंपॉर्टेंट है ये। पॉलीस्टाइरीन का यूज क्या है? रेडियो और टेलीविजन के कैबिनेट बनाने में। वो पीछे वाला जो ढक्कन है, मतलब ढक्कन और ऊपर की बॉडी, वो सभी है उसमें। अगला सर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अपने को मालूम है विनाइल क्लोराइड जो होगा वो यहां पर मोनोमर होगा, पीवीसी है। विनाइल क्लोराइड हम सबको पता होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। जानबूझ के हमने लटका के लिखा है। क्या ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl होल N बनेगा। आगे आते हैं, क्या बनाने के काम आएगा? रेनकोट, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरिंग और वाटर पाइप बनाने के काम आता है। अगली कहानी सर, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। स्टार बनाइए। आपने पढ़ा था फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसने बीच में बनाया नोवोलैक, फिर आगे बढ़ के वो बना बैकेलाइट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन था, ये उससे अलग है। ये क्या है? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो स्टार बनाया, ये इन्होंने एडिशनल मारा। अब यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया हमको पता है NH2CO NH2 होता है, फॉर्मेल्डिहाइड हमारा HCHO होता है। तो जब ये उसके साथ जुड़े हैं तो जरा देखिएगा, क्या इन्होंने क्या किया है? फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन गायब कर दिया है, क्योंकि इनको पता है जब रिएक्शन होती है तो आप सबको पता है फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है CH2OH प्लस में। अरे बोलो भैया। तो इसका मतलब उसका OH और यूरिया वाले का क्या लेना है? H, मिला के वाटर निकालते चले जाना है। इसीलिए देखो यहां क्या लिखा है? NHCONH। यहां बनाते बेटे, NH2CO ये आपका क्या है? यूरिया है। साथ में आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर आपने लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, पाई बॉन्ड है यहां पे, बात समझिएगा। लेकिन जब हम इसके रेजिन की बात करते हैं तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ साथ में लिया जाता है रिएक्शन को कराने के लिए। तो आप इसको मानकर चलिएगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके ये OH और यहां H आ जाएगा। तो इसका OH यानी CH2OH में बदला था कि नहीं बदला था? और इसका H मिलकर क्या निकालते हैं? वाटर। तभी तो कंडेंसेशन होता है सर। अब ये जब निकलेगा तो कौन सा बॉन्ड तुमको नजर आएगा? NH, और ये बॉन्ड सिंगल हो चुका है तो यहां साथ में रहेगा CH2। क्या ये आपको दिख रहा है? इधर देखो, NH C डबल बॉन्ड O NH और ये इसके साथ जुड़ा CH2। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा गया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या बनाने के लिए? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट बनाने के काम आता है। याद रखना है, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब आप डायरेक्ट HCHO यूज नहीं कर सकते। और सुन लीजिए, बिल्कुल अगर मतलब जान लड़ानी ही है तो इधर देखिएगा। अपन ने सब पढ़ रखा है। कल 100 रुपया वो इसी बात का ले गया था। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? हाँ है। हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है सर। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन पे? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से सिस्टम ये बना और H निकाल के रख दिया। ये CH2O-। जब नाइट्रोजन इससे जुड़ा है तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। बोलो सर। जब पॉजिटिव चार्ज आया तो जाहिर सी बात है कि ये H अपना इलेक्ट्रॉन इनको देकर निकलेगा।
जैसे ये H प्लस की तरीके निकल रहा होगा, क्या ये H प्लस इन्हें मिल जाएगा? जब इन्हें मिलेगा तो ये बन जाएंगे CH2OH। अब इनको दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। फिर से आगे क्या होगा सर, वहां पर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता जाएगा और ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। जो तुम्हें लगता है वो OH कैसे बनता है, तो ये भी देख सकते हैं। क्या है भैया, ये क्या है बे, छू दिया है कुछ हमने। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, हो गया काम। नहीं जाओगे? ए पड़ा रहे दो, तुम इधर आओ। हाँ, चलो अब हमको ये बताओ, अगला है ग्लिप्टल। ठीक है, शायद पीछे पीछे करने के बाद चला जाए, नहीं जाएगा वो। आओ, विपरीत परिस्थिति में भी प्रचार से बचना नहीं चाहिए। अगला बेटा, अगला टर्म है, ले लिया है ग्लिप्टल। अरे वो आने दो यार, अब वो कुछ लिखेगा, मजा आएगा। अब ग्लिप्टल, अब ये बताइए ग्लिप्टल में पहले आपको पता होना चाहिए मोनोमर। देखो इधर एथिलीन ग्लाइकॉल और यहां है थैलिक एसिड, अंडरलाइन करिए थैलिक एसिड को। आपने इसको यूज किया है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टरथैलिक एसिड। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, बोलो टेरिलीन बोलो या उसी को डेक्रॉन बोल रहे थे, अरे बोलो ना भैया। तो इसका मतलब जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ थैलिक एसिड लेंगे, अब थैलिक एसिड होता है बेंजीन पर 2 COH अगल बगल होने चाहिए। तो इसका मतलब है जैसे यहां इन्होंने लिखा है ना, आप यहां ऐसे बना लो, ये आपका थैलिक एसिड है, मतलब हमको यूज करना है तो हम इसको इस तरीके से लिखते रहे, COOH COOH। बनाइए सर। चलें सर, ग्लाइकॉल का मतलब अपने को पता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH OH। क्या यहां पर अल्कोहल अपना HH देगा, एसिड अपना OH और OH देगा, और ये आपस में ऐड होते जाएंगे। तो देखिएगा, क्या इन्होंने अपना H दिया तो CH2O बनाया, अरे बोलो भैया। आगे आए CH2, इसने भी अपना H दिया तो CH2O बनाया। अब यहां समझना, इनका OH चला गया है तो केवल क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O और होल ऑफ N। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ग्लिप्टल किसमें यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड लेकर्स। पेपर में आ चुका है सवाल, ये यूज IIT में आया हुआ है सर, आ चुका है सर। पेंट एंड लेकर्स। अगला सर बैकेलाइट, अपने को पता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, बीच में क्या बनता है, नोवोलेक, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है 3D में तो क्या बना लेता है, बैकेलाइट। आगे आते हैं, बैकेलाइट कैसा पॉलीमर है, क्या ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, एक बार बन गया तो फिर बकायदा फिर हम दोबारा इसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, ठीक बात। फॉर मेकिंग कंगा, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल बर्तन वाले, कंप्यूटर की डिस्क, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो यहां तक आपका मामला है, एक बार पूरे पन्ने पलट लीजिए जितना पढ़ा है आपने, जल्दी से। और खेल करते हैं शुरू। सर छापना नहीं है, आंसर बताना है। अपना अपना मैचिंग करते जाओ।
क्या कैप्रोलेक्टम वो रिंग होता था 6 वाला जिसमें CONH होता था, जिसमें पानी मार के जगाते थे उसको? और सर कैप्रोलेक्टम हमको नाइलोन 6 देता था। क्लियर है मामला? अगली कहानी है सर, जो तुम्हें पता है पहले उसको निपटा लो। एक्राइलोनाइट्राइल, क्या ये हमको क्या बना कर देगा? बोलो। ब्यूना एन, ब्यूना एन में क्या होता था? ब्यूटा 1,3 डाइइन, मतलब मोनोमर यूनिट उसके अंदर होनी चाहिए, पूछा जा रहा है। तो क्या ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल था या नहीं था? तो क्या ये इसकी मोनोमर यूनिट होगी या नहीं होगी? होगी सर। क्लियर है मामला? तीसरी कहानी, क्या हम लोगों ने आइसोप्रीन लिया था? आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर जो है, तो समझ के बताना जरा, आइसोप्रीन नेचुरल रबर को यूज करता था या नहीं करता था? बोलो। उससे पॉलीमर क्या बनता था? नेचुरल रबर। और चौथा तुम्हारा बचा वो, सॉरी बी पार्ट, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन, ये हमें बनाकर क्या दे देगा? नियोप्रीन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए का 3rd, बी का 4th, सी का कहां गया 1st, और डी का 2nd, 3rd पार्ट। क्लियर है मामला? तो पेपर में बस इसी तरीके मकड़ जाल बनाना है और काम हो जाएगा। इन पॉलीमर ब्यूना एस, एस स्टैंड्स फॉर क्या है? स्टाइरिन। अच्छा, आपको लग रहा होगा बड़ा सरल है, जेई मेंस कुछ फर्जी नहीं हमने आपके सामने निकाल दिया है। ये है जेई मेंस 2023 में आए हुए सारे पेपर के सवाल, यानी इसी साल के जो पेपर है उनमें जितने आए कंबाइंड उनको उठा के एक जगह कर लिया है। बात समझ में आ रही है? अबे ये आंसर ये है इधर। अगला आराम आराम से जवाब देना, सारे सही दे दोगे तो मजा ही आ जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर हमें ब्यूना एस बनाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्यूना एस बनाते समय क्या यह बात तय है कि हमें ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस स्टाइरिन चाहिए होता है सर? अब इन्होंने सवाल को बदल दिया, इन्होंने कहा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सिंथेसिस ऑफ ब्यूना एस नीड्स नेसेंट ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन कराने के लिए बॉन्ड ऑन तोड़ना पड़ेगा, तो जलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वो एनर्जी की बात कर रहा है। नियोप्रीन इज एन एडिशन पॉलीमर। अब सुनिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो इसका मतलब अलग अलग बात हो रही होगी। अगला है नियोप्रीन इज अ एडिशन कोपॉलीमर, यहां गड़बड़ क्या हो गई है? बोलो सर, ये होमोपॉलीमर होना चाहिए था, इसका मतलब विकेट गिर गया। ब्यूना एस इज अ सिंथेटिक एंड लीनियर थर्मोसेटिंग पॉलीमर, गलत कहां है ये बताओ? थर्मोसेटिंग कहीं से भी नहीं है सर। अगली कहानी ये गलत है सर, लीनियर तो है, जुड़ता चला जा रहा है सीधे सीधे। इधर आइए, ब्यूना एन, ब्यूना एन का मतलब बोलो? ब्यूटा 1,3 डाइइन प्लस एक्राइलोनाइट्राइल इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल साला कहां से रह गया? ये तो हम मिक्स करके बना रहे हैं, तो ये सिंथेटिक की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत। तो ये तीनों तो पक्के गलत है, इसका मतलब यही सही रहा होगा। कभी कभार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ के जाए, तो बहुत क्लियर कट आपको ध्यान रखना। पूछ लो, अरे बताओ जो कोई कुछ भी बात मन में आई हो तो। बात ही नहीं समझे अभी, वो तो आगे की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं। देखो हमें और आदमी भी पकड़ के चलना है ना, बात समझो पहले मेरी बात। ऐसे तो आदमी कह देगा यहां भी बनता होगा, नहीं बनता होगा, फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत करोड़ों अरबों लोगों की है जो बिल्कुल मक्कार है, दबे कुचले हैं, वो कह रहे हैं हमको जुगाड़ से बताओ। तो तुमको ये तीन तो पक्का गलत समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अब
यहां पर जो भैया बता रहे हैं बिल्कुल सही। क्यों? अब वो यूज क्यों कर सकते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन है। एडिशन पॉलीमराइजेशन अगर है तो कहा जाता है कि हमको फ्री रेडिकल बनाना होगा। फ्री रेडिकल के लिए पेरोक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो वही वो बोल रहे हैं कि वो कैसा ऑक्सीजन चाहिए होगा? नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये माना जा सकता है क्योंकि ये मैकेनिज्म में कहीं लिखा विखा नहीं है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। ये नहीं कि तुम जाके इसकी पूरी मैकेनिज्म याद करने लगो। अब सारा खेल बुद्धि का है। अब केवल क्या याद आना चाहिए मालूम है? मोनोमर। क्या नियोप्रीन का मोनोमर, इधर देखो 2 क्लोरो, मैंने क्या बोला था? दूसरे नंबर पे Cl लगा दो, ब्यूटा 1,3 डाइन रहने दो। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन है या नहीं है? सर जब आप पॉलीमर बनाएंगे तो Cl को तो कोई माइका लाल गायब कर नहीं पाएगा। इसके जैसे और बने होते तो स्ट्रक्चर का टाइप एक बार देखते। साफ समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा? थर्ड पार्ट। हाँ, यूजेस से स्टार्ट हो गया मामला। लेमिनेशन में यूज होता है। अभी अभी ताजा ताजा, बहुत ताजा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, कॉपी में नोट कर लो। मिला या नहीं मिला है सर? हाँ, अब तुमको ये भी बता दे कि लेमिनेट किसको करोगे। लेमिनेशन में यूज होता है, बता रहे। चलें सर, आइए। बढ़िया सवाल है ये। थोड़ा सा आगे का आ गया है लेकिन प्रयास करिए, जुगाड़ निकालिए। आगे का है ये, मिक्स क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं। ये ना पॉलीमर का है, ये उसमें भी दिया होगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, अच्छा कुछ चीजें याद होनी है, जैसे PDBaSO4, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। तो बी का फोर्थ है, मतलब अंधी भी लगाना है तो देख समझ के लगाना है। ये दोनों में से कोई आंसर बनेगा सर, है ना? अब सर सुनते जाइए। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये याद होना चाहिए। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम होता है एलिमिनेशन, यानी कि अगर आप स्कूल लेवल पर है, देखिएगा सर, अगर आपने यहां पर क्या ले लिया, KOH एल्कोहलिक, और यहां Cl लिया यानी एल्किल हैलाइड लिया, तो ये क्या कहेगा, जहां हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन है और बगल वाला बीटा। ये यहां से H और Cl बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बीटा पोजीशन पर एलिमिनेशन। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड फॉर बीटा एलिमिनेशन। अब वो आप OH भी ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। अभी हमने एल्किल हैलाइड से इसको एक्सप्लेन किया। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें दिखना चाहिए कि A का क्या आएगा, थर्ड। तो मामला यहां से बन जाता है, आप यानी कि ऐसा भी नहीं है कि सवाल। तीसरा है C पार्ट, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब सुनिएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया है, क्या हेक्सा क्लोराइड बाद में लिखा हुआ है। बाद में अगर लिखा है तो ऐड कर देना है, पहले अगर लिखा है तो सब्स्टिट्यूट करना है। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? जब तुम्हें लगता होगा मैंने क्या बोला था, कई बार फालतू की चीजें भी आती है, तो फालतू की चीज यहां काम आ रही है। क्या हेक्साक्लोरोबेंजीन का मतलब है, बेंजीन के H हटाओ और Cl जोड़ो, यानी सब्स्टिट्यूशन। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब है बेंजीन के डबल बॉन्ड को शहीद करो और उनकी जगह क्या जोड़ दो, Cl। बोलो सर, और क्या यही BH3 है, यही 666 है, यही गैमेक्सीन है? दुनिया भर की बातचीत बताई गई थी। तो यहां से आप जान सकते हैं कि जो BHC है वो एडिशन। बचा पॉलीएसिटिलीन, किसमें आता है,
इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी, बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। तो जरूरी नहीं कि अपने को सब पता हो, कुछ चीजें भी अगर मालूम है तो हम अपना सवाल कर सकते हैं, इतना वो ध्यान रखता है। कर भी नहीं सकता, जब ऑप्शन मिलाना है तो कहीं ना कहीं से तो भेड़ा ही ले जाओगे। जो इंपॉर्टेंट हो वो लिख लो अपने हिसाब से, जो तुम्हें नया दिख रहा हो इसमें। एक तो साला तुम्हें बताना पड़ता है कि उतार लो, तेज बच्चा इतनी देर में छाप देता है साला। तेज बच्चा तुरंत उतार लेता है कि अच्छा अच्छा बैटरी में भी यूज होता है, इसको नोट कर लेता है। मंदबुद्धि बच्चा इसे देखता रहता है कि तुम बताओगे तो हम कुछ करें, ना बताओ तो छोड़ें। पॉलीएसिटिलीन वाला तो लिख ही लो, बाकी ये लिख सकते हो बीटा एलिमिनेशन। लिख लेना है। एक मजेदार बात बताएं तुमको, इस बीटा एलिमिनेशन में एक होता है E1 और एक होता है E2। बात समझना, दिल खुश ना हो जाए तो बताना तुम्हारा। अच्छा, जब मैंने इस तरीके से लगाया है तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा वाला CH3 होगा वो अपोजिट साइड ही माना जाएगा। कहानी को सुनिएगा सर। और यहां पर अगर हमने इस तरीके से, बल्कि मैं अगर इसको अच्छा सवाल बनाना चाहूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां मैं C2H5 कर दूंगा तो मुझे डबल बॉन्ड नजर आएगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या ये बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा है? याद रखना है वो बीटा हाइड्रोजन निकलता है जो Cl के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एलिमिनेशन ये जल्दी से कौन सा वाला पकड़ता है, E2। तो याद रखना है जहां Cl लगा है उसके अपोजिट हाइड्रोजन कौन सा लगा है। तो क्या सर दिख रहा है ये हाइड्रोजन सेम साइड लगा हुआ है, तो हमेशा कौन सा हाइड्रोजन गायब होता है, अपोजिट वाला, अगर आप इसको स्टीरियो से देखना चाहते हैं तो यहां पर जब आप अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप यहां रिंग बनाएंगे और जो H है वो यहां से हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां दिखेगा, यहां जो है वो सब ऐसे ही रहेगा। मेजर प्रोडक्ट की अगर बात करें, और ये एलिमिनेशन किस टाइप का कहलाता है, E2 एलिमिनेशन। यानी H तो हटाना है लेकिन H कहां से हटाओगे, अपोजिट साइड से। उसका रीजन क्या होता है, जब ये Cl निकल रहा हो तो उसी समय ये H अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकले और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहेगी अगर, तो आराम से निकल चुके होंगे। एक ही जगह से निकलेंगे तो भिड़ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जबकि ये है गलत, भिड़ने उड़ने का कोई चक्कर नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखा जाता है सबसे बेस्ट एलिमिनेशन में अपोजिट साइड से हाइड्रोजन निकालना, अगर उसने हमको उसका स्टीरियो दे रखा है तो। 4 नंबर का ऑर्गेनिक का सवाल बनता है इस पर, बढ़िया। चले भैया, PAN पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, उसी का नाम लिखवाया था क्या, ऑर्लॉन। बस ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है मामला। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रटने वाला सवाल है, क्योंकि अभी आपने पीछे टेस्ट दिया था तो आपने पढ़ा भी होगा, बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा पोर्शन है और स्कूल लेवल पे है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। याद रखना है एमाइलोज जो होता है वो ब्रांच नहीं होता, वो लीनियर चेन पॉलीमर होता है। तो यानी कि गलत है ये,
तो आंसर में यही आ जाएगा। बाकी स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोसिडिक लिंकेज मेक सेल्यूलोज पॉलीमर। इसको ऐसे समझ लेना है कि हाँ इसमें बीटा लिंकेज होता है। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। ये सब सही लिखे हुए हैं, केवल गलत स्टेटमेंट कौन सा है? एमाइलोज। अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, एमाइलोज इज अ लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें समझना नहीं होता है, इसमें याद करना होता है। याद है तो बता पाएंगे, नहीं याद है तो कोई हवा नहीं लगती इन सवालों में। चलिए सर, दो हैं, 9 और 10, पहले 10 कर दो। बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड, अब समझना जरा, क्या हम लोगों ने साथ में फिनॉल लिया था? अरे बोलो ना यार, उसने फिनॉल का आंसर ही नहीं दिया है, क्योंकि देगा तो मामला फंसेगा, तो वो ऑप्शन में कभी इस तरीके का मामला क्रिएट नहीं करेगा। अब वो ये कहेगा कि इंटरमीडिएट स्टेज याद है या नहीं? क्या नोवोलेक आपस में जुड़ते जाते थे, लीनियर चेन्स होती थी, वो क्या बना देती थी? बेकेलाइट। ऊपर आइए, सेमी कार्बाजोन मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। सबसे पहले रिएक्शन लिख के बताइए। कितने नाइट्रोजन एटम होते होंगे? पहले तो एसीटोन मला लो। क्या एसीटोन CH3 CO CH3 होता है सर? बोलो भैया। तो अगर हम तुम्हारे सामने इसका मॉलिक्यूल लिख दें, ये रिएक्शन तुमने पढ़ी नहीं है, आगे की है, या छोड़ दो? छोड़ो। क्यों बताए? हम बताएं और तुम फिर झेल भी ना पाओ। वैसे तुम्हें मैं बता दूं, अगर तुमने कक्षा 12 पास किया है, इधर देखो, तो एक चार्ट दिया है एल्डिहाइड और कीटोन में। बोलो सर, वहां आपने क्या पढ़ा? इधर सुनिए, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है अपना C डबल बॉन्ड O देते हैं, और वहां हम डेरिवेटिव लेते थे किसका? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 का। यहां पर हम ये H हटाते थे और उनकी जगह कुछ लगाते थे। पूरा चार्ट वहां दिया, डाई का सेमी कार्बाजोन बनाता है। बोलिए सर, वो सारी खेल तमाशा था। खैर अभी छोड़ दीजिए उसको। यहां आइए 11 नंबर में, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, एक्राइलोनाइट्राइल और आइसोप्रीन। एक बात तो तय है, अगर आपने एक्राइलोनाइट्राइल की बात की है तो वो जाहिर सी बात है किसको रिप्रेजेंट करेगा? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, यानी C का आंसर फोर्थ पार्ट। और इतना ध्यान रखा गया है कि 3 फंसाने के लिए मौजूद है। क्लियर है मामला? उसके बाद आइए क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का मतलब क्या था? सेकंड पोजीशन पर Cl था या नहीं था सर? और क्लोरोप्रीन मोनोमर है या पॉलीमर है? बोलो, मोनोमर है। किसका मोनोमर है? सवाल समझ रहे हो कैसा दिया गया? क्लोरोप्रीन इज अ मोनोमर ऑफ नियोप्रीन। तो इसका मतलब क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर तो ये हो गया, और सर इसका जब पॉलीमर बनेगा तो वो ये हो गया। तो मामला मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है। अब अगर आप निकालते हैं तो क्या पार्ट आता है? सेकंड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ठीक है। और बाकी आइसोप्रीन तो ये जान ही रहे हो। आइसोप्रीन से पॉलीमर क्या बनता है? नेचुरल रबर, सीधा सा है। कौन सी फॉर्म होती है? सिस फॉर्म। अबे वही है यार, दो बार जॉब दिया। इनको ना पहचानो तो जिंदगी में कुछ ना पहचानो फिर। अरे बोलो ना यार। हाँ, इतना तो पेंट वाले नहीं पहचानेंगे जितना तुम पहचान लोगे।
सब तुम्हारे हवाले है गुरु। भैया पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का मतलब नाइलोन 2 नाइलोन 6 की बात कर रहा है कि नहीं। 2 का एमिनो एसिड यानी ग्लाइसिन, 6 का एमिनो कैप्रोइक एसिड, थर्ड पार्ट होगा। बोलो यार। भैया नोवोलैक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिला क्या मिलने वाला है? तो समझ के जवाब देना। मोनोमर ऑफ नोवोलैक। कहानी फंस जाएगी तुम्हारी घर। तुम डायग्राम निकाल लो पहले, तो जल्दी से डायग्राम निकाल लो। है? हरे हो, हम लाल कर देंगे, ध्यान रखना। ऐसे सो रहे हैं कि जब आप सवाल करा लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। एक बात, कुछ चीजें तो बुद्धिमानी से की जाती हैं। पहले सर इतना पता है कि OH और CH2 PH2 का चक्कर होता है, ये तो तय है कि साला कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होगा, ब्यूटेनोइक एसिड गलत लिखा है सर। सर फिनॉल और मेलामाइन बिल्कुल गलत लिखा है सर। सर 1,3 बुद्धि की बात कर रहे हैं, 1,3 ब्यूटा डाइइन और स्टाइरीन ब्यूना S बनाता है, गलत लिखा है। तो सीधा जुगाड़ से भी आंसर क्या है? थर्ड पार्ट। बोलो सर क्या लिखा है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल। क्या सर? इधर देखो, इधर देखो, क्या तुमने फिनॉल लिया था? तुमने फॉर्मल्डिहाइड लिया था। फॉर्मल्डिहाइड ने मिलकर एक मामला तैयार किया, रिएक्शन फिएक्शन पढ़े थे, CH2OH बन गया था। अब सर क्या यही CH2OH आगे चलकर जुड़ता चला जा रहा था? दिस इज द मोनोमर ऑफ नोवोलैक। यही तो मामला था सर। बोलिए भैया, आपको बकायदा हमने लिखवाया भी है, तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। वैसे तो जुगाड़ से भी निकाल सकते हैं, अगर पूरा याद है तो कर सकते हैं। ये बना लो भाई। पहले ही मैंने बताया था कि जब तक रिएक्शन होगी फिर रेजिन बनेगा, फिर वो आगे काम करता है सर। क्योंकि जब तक ये हाथ इनके बनेंगे नहीं तब तक रिएक्शन आगे होने वाली नहीं है, और ये लीनियर चेन बनती चली जाती है। तो ये होल N है और ये क्या है? मोनोमर है। ये होल N को हम बोल रहे हैं नोवोलैक। तो मैंने आपसे बोला था ना कि वो मैकेनिज्म में 20 से भी उठा के सवाल पूछ लेता है। बाकी तो तुम्हें पेपर तक वहां ये याद रहे कि हाँ ये बैकेलाइट है और ये नोवोलैक है, यही बहुत बड़ी बात है। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी अभी चैप्टर खत्म है, तो अभी तो सब बता दोगे। वहां नाइलॉन 2,6 समझ में नहीं आता है भाई साहब, मैं गारंटी बता रहा हूं। नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 2,6 और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इनके बीच का डिफरेंस पकड़ में नहीं आता है वहां पे। पॉलिस्टर लिखा है। बोलो सर पहली चीज क्या? इधर देखो, PHBV। रुके रहना, नाम बताओ। रुके रहो बे, ओए बंद करो। मट्टी अट्टी लाके मास्टर के झोंक दो ना आंखों में सीधे। जैसे कुछ पूछो तो चोर बन गए तुरंत। और चोर कैसे? जैसे बिल्ली नहीं दूध पीती है कि आ गई, तुमने रखा, तुमने भगा दिया, उसके बाद धीरे से आंख बंद करके पी रही कि हमको कोई देखता नहीं है। PHBV फुल फॉर्म। ओ ओ ओ
कहां है? को, फिर कौन सा हाइड्रोक्सी? क्या ये सही बोल रही हैं? PHBB। बताओ क्या गलत बोला इन्होंने? PHBB का फुल फॉर्म तुम बताओ अपना, बोलो। यही है ना सर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। पहले कितने कार्बन? 4, यानी क्या बोलेंगे? ब्यूटाइरेट। फिर जोड़ना है को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। नाम में ही 8 आ रहा है, यानी कि क्या है साहब? ईस्टर ग्रुप है। इधर आइए, ग्लिप्टल। अभी पीछे पढ़ के आए हो, बोलो चाचा। ग्लिप्टल में अगर बात करेंगे तो क्या लिए हो? थैलिक एसिड ले लिए हो टर की जगह। अरे बोलो ना यार। और साथ में क्या लिए हो? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब अल्कोहल है। अरे बोलो भैया। थैलिक एसिड का मतलब C OH है। इतना पता है, C और OH जब भी मिलेंगे तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे? ईस्टर। यानी इससे भी कोई समस्या नहीं है। डेक्रोन बोलो गुरु। डेक्रोन किसके किसके बीच में बनता है? टर थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। यही तो है सर। इसका मतलब ये मिलकर भी ईस्टर बनाएंगे। केवल कौन सा है जिसके अंदर नहीं होता है ईस्टर? नोवोलेक। क्लियर है मामला? तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट। मोनोमर्स बताने एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड लेंगे? नहीं सर, टर थैलिक एसिड लेंगे। आंसर क्या है? सेकेंड पार्ट। अगर हम थैलिक एसिड ले लेंगे तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ग्लिप्टल बनेगा, जो किसमें यूज होता है? पेंट्स एंड लेकर्स बना। हो गया, खत्म। तो 2 बजे बुला लें क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाएं, आओगे? आयनिक पहले पढ़ा दें क्या? पहले तो केमिकल ही पढ़ाना पड़ेगा। टेस्ट में आ रहा है इसका, इससे मतलब थोड़ी कि हम तुम्हें बिल्कुल गर्दन से काट दे, चाहे जो आ रहा है वो पढ़ाते चले जाए। पहले केमिकल पढ़ाएंगे तभी ना आयनिक आएगा। तो क्यों पागलपन कर रहे हो? और केमिकल पढ़ाएंगे तो क्या आएगा? अब केमिकल आएगा। अब टेंशन ही खत्म हो गई तुम्हारी। बोलिए सर, तो पहला लेक्चर पढ़ा दें कि ना पढ़ाएं, पहले ये बता दो। कितने लोग आओगे? बाकी लोग पता है हमको, परेशान ना हो, पढ़ाना है। लेकिन एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया टेस्ट का। अब अगला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है मामला? चलो आ जाओ, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 से 3। 1 घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ तो बताएं फिर।